नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, क्या वृंदा अपने पति के दिए धोखे से उबर पाई या जीवन भर का दर्द झेलती रही। वृंदा, ओ वृंदा, कहाँ हो? आज मुझे जल्दी जाना है। रात को कहा था तुमसे, कहाँ चली गई? यह कहते कहते मैं किचन तक चली आई। खाने की बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। इसका मतलब वृंदा को याद था, इसलिए खाना बनाकर रख गई थी। सुबह के 7 बज रहे थे और मुझे जल्दी अस्पताल जाना था। मैं तैयार होकर बाहर निकल ही रही थी कि सामने से वृंदा आ गई। दीदी जी, खाना खा लिया आपने? हाँ, खा लिया मैंने, पर तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? वृंदा उदास होकर बोली, दीदी जी भूल गए, आज 16 नवंबर है, मेरे मुन्नी और टिक्कू का जन्मदिन है। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। पैरों में सैंडल पहनते पहनते मैं ठिठक कर रुक गई। वृंदा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पिछले 10 सालों से वृंदा मेरे पास रह रही है। आज के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर मंदिर जाती है, बच्चों की सलामती के लिए, जबकि उस अभागी को यह तक नहीं पता कि उसके बच्चे कहाँ और कैसे हैं। जाते जाते मेरे कदम रुक गए। मैं वृंदा के पीछे उसके कमरे में चली आती हूँ। माफ़ कर दो वृंदा, मुझे याद नहीं रहा जल्दी में। कोई बात नहीं दीदी, जब किस्मत ही रूठी है तो आपसे क्या गिला करूं? फिर आपके अलावा मेरा है ही कौन जो आपसे नाराज़ हूं। आप जाओ, आपको देर हो जाएगी। मैं भारी मन से अस्पताल के लिए निकल पड़ी। अतीत की यादों में डूबती उतरती याद करने लगी जब वृंदा उसे मिली थी। यह घर 10 साल पहले खरीदा था राघव शर्मा से। वो लोग सब कुछ बेचकर कहीं और रहने लगे, पर कहाँ, कभी जानने की कोशिश नहीं की मैंने, और जानना भी नहीं चाहती। वृंदा की माँ चंपा शर्मा जी के यहाँ काम किया करती थी। परिवार के नाम पर दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थीं। शर्मा जी अपनी पत्नी कामिनी के साथ रहते थे। उनका बेटा विदेश में नौकरी करता था, जिसकी शादी हो चुकी थी। कई साल हो गए, पर उनके घर कोई संतान नहीं थी। यह बात वृंदा की माँ को पता थी। वृंदा इस सब से अनजान थी। माँ के बीमार पड़ जाने के कारण अब वृंदा ने शर्मा जी के घर काम करना शुरू कर दिया। चंपा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। शर्मा जी चंपा का इलाज करवाने के लिए उसे बड़े अस्पताल भी ले गए, पर उसे बचा नहीं पाए। बेचारी वृंदा यह सोचती रही, बहुत अच्छे लोग हैं जो उसकी माँ के लिए इतना कर रहे हैं। 18 साल की सुंदर सी लड़की थी वृंदा, जब उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई। अनाथ वृंदा बिल्कुल टूट सी गई थी। एक दिन कामिनी वृंदा से बोली, तुम इतनी उदास क्यों हो? हम भी तो तेरे माँ बाप जैसे हैं। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। वृंदा को कुछ पल तक तो कुछ समझ नहीं आया, फिर थोड़ी देर बाद उसने हाँ कर दी। और करती भी क्या, पूरी जिंदगी कहाँ और किसके भरोसे जीती। अच्छा घर, अच्छे लोग हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। कामिनी फिर बोली, और हाँ, शादी घर में ही पंडित को बुलाकर शांति से करेंगे। अभी तेरी माँ को 1 महीना भी नहीं हुआ है। वृंदा चुपचाप स्वीकृति दे दी और वृंदा और कुंदन की शादी हो जाती है। कुंदन 2 महीने के लिए वापस आया था। 2 महीने कब पंख लगाकर उड़ गए पता ही नहीं चला। कुंदन वापस चला गया। इधर वृंदा की कुछ तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर को दिखाया तो पता चला वो माँ बनने वाली है। अब तो शर्मा जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वृंदा की खूब सेवा की जाने लगी। वो पागल यही सोच रही थी कि सब उसे बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शर्मा जी की बहू दीप्ति भी विदेश से आ चुकी, नए मेहमानों का स्वागत करने। वृंदा को जुड़वा बच्चे होने वाले थे। वृंदा को दीप्ति का परिचय एक रिश्तेदार के रूप में कराया गया। फिर वकील का घर आना जाना शुरू हो गया और वकील ने कई पेपर पर वृंदा से अंगूठे लगवाए। उसको तो यही बताया जाता रहा, बच्चों के लिए ज़रूरी कार्रवाई है। वो बेचारी अंगूठा लगाती रही। आखिर वो दिन भी आ गया। 2 नन्हे मुन्ने को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। बच्चों की किलकारियों से घर गूंजने लगा। वृंदा बड़े प्यार से अपने बच्चों को मुन्नी और टिक्कू कहती थी। सब बहुत खुश थे, पर कुछ अजीब लगता था तो वृंदा को हर वक्त बच्चों से दीप्ति का चिपकना। वह वृंदा को सिर्फ दूध पिलाने के लिए ही बच्चे सौंपती थी और वृंदा सीधेपन में कुछ कह नहीं पाती थी। 3 महीने हो गए। अब सबका व्यवहार वृंदा से थोड़ा रूखा सा हो गया था। और उस दिन सुबह वृंदा सोकर उठी तो सब लोग कहीं जाने की तैयारी में जुटे थे। वृंदा ने पूछा, सब कहाँ जा रहे हैं? कामिनी बोली, हम मंदिर जा रहे हैं, वहाँ से दीप्ति को एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे।
तुम भी तैयार हो जाओ। वृंदा फटाफट तैयार होकर आती है। शर्मा जी घर को ताला लगाकर वृंदा को बोलते हैं, तू यहीं रुक, गाड़ी में जगह नहीं है। हम दीप्ति को छोड़कर तुरंत वापस लौटते हैं, फिर हम साथ चलेंगे। हम बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। वृंदा उनकी बात मान वही इंतज़ार करने लगी। उसने यह भी नहीं सोचा कि एक अटैची लेकर आई दीप्ति बड़ी बड़ी 4 अटैची लेकर जा रही है। इतना क्या सामान है। खैर धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। वृंदा व्याकुलता से दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। दिन निकलने लगा, शाम होने को आई। वृंदा भूखी प्यासी दरवाजे पर खड़ी अपने परिवार का इंतजार कर रही थी। मेरी गाड़ी की आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। वो दौड़कर बाहर आई। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, घर का ताला खोलने लगी। वैसे ही वो बोली, आप कौन हो और मेरे घर का ताला कैसे खोल रही हो। मैंने कहा, मैं इस घर की नई मालकिन हूँ। ये घर मैंने 10 दिन पहले शर्मा जी से खरीदा था। वो लोग विदेश रहने चले गए हैं। आज उन्होंने विदेश जाने से पहले सुबह मुझे इस घर की चाबी दी है। पर तुम कौन हो। वृंदा को कुछ भी समझ नहीं आया। आप झूठ बोल रही हो, वो लोग मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हैं। मैं उनकी बहू हूँ। तुम उनकी बहू। हाँ मैं उनकी बहू वृंदा, मुन्नी और टिक्कू की माँ। माँ बाबूजी मंदिर गए हैं बच्चों को साथ लेकर, वो लोग आते ही होंगे। मुझे कुछ समझ आने लगा था कि वृंदा के साथ कुछ अनहोनी हुई है। वृंदा घबराकर रोने लगी और मैं उसे चुपचाप रोते देखती रही। रात हो गई थी। मैं उसको लेकर अंदर आ गई। अब वृंदा गुमसुम सी एक कोने में बैठ गई। काफ़ी देर बाद उसने चुप्पी तोड़ी। दीदी जी यह सब झूठ है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो लोग वापस आएंगे ना। मैं भारी मन से उसके पास आकर बैठ गई और बोली, वो लोग छोड़कर चले गए हैं तुझे। सुबह जब वो मुझे चाबी सौंपने आए थे तो उनके साथ उनकी बहू दीप्ति भी थी। क्या दीप्ति उनकी बहू है। नहीं नहीं दीदी, वो तो उनकी कोई दूर की रिश्तेदार है। नहीं वृंदा, वो उनकी बहू दीप्ति है और काफ़ी इलाज के बाद भी वो माँ नहीं बन पाई थी। मैं सालों से उन लोगों को जानती हूँ, पर तुम उनकी बहू, यह समझ नहीं आया। मुझे लगता है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नहीं दीदी, मेरे पास बहुत सारे कागजात हैं जो मेरी शादी के वक्त और बच्चों के जन्म के बाद अंगूठे लगवा कर बनवाए थे। उन सब की एक एक कापी मुझे भी दी थी। बोला बाद में काम आएगी। मैं बोली अच्छा लेकर आओ, तो सारे पेपर वृंदा दौड़कर मेरे पास लाती है। मैं जैसे जैसे पेपर पढ़ती जा रही थी मुझे समझ आ गया अपने कुल का दीपक जलाने के लिए कैसे भोली भाली वृंदा को ठगा गया, वो भी पूरे सबूतों के साथ। मैं कुछ देर चुप रहने के बाद वृंदा से बोली, वो लोग तेरे अनपढ़ होने का फायदा उठा गए वृंदा। मैं समझी नहीं दीदी, वृंदा ने रोते हुए पूछा। मैंने उसे पास बिठाकर समझाया, इन पेपरों में लिखा है तूने अपनी मर्जी से कुंदन शर्मा और दीप्ति शर्मा को अपने बच्चों को गोद दे दिया है और यह शादी तुमने अपनी माँ के इलाज के लिए की थी। तुझे पैसे चाहिए थे, उन्हें बच्चे, इसलिए तूने उनके साथ यह सौदा किया था। वृंदा चक्कर खाकर गिर जाती है। काफ़ी देर बाद जब वह होश में आती है तो समझ चुकी थी कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। रोते रोते वृंदा अपना सामान लेकर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो वृंदा? पता नहीं दीदी, पर जाना तो होगा ना, अब यहाँ तो नहीं रुक सकती हूँ। आंखों में आंसू भरकर वृंदा चलने लगती है। मैंने पूछा कोई रिश्तेदार है? नहीं दीदी। तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रहोगी तुम मेरे साथ। पर दीदी, परवर कुछ नहीं, मैं भी अकेली, तुम भी अकेली, हम दोनों साथ रहेंगे तो दोनों का मन लगा रहेगा। तब से वृंदा मेरे साथ रहने लगी, धीरे धीरे सब भूलते हुए। नहीं भूली तो बच्चों का जन्मदिन। तभी गाड़ी के रुकने की आवाज़ के साथ मेरा ध्यान टूटता है। मैं यह सोचती हुई अस्पताल की ओर बढ़ने लगी। कैसे लोग थे वो जो वृंदा जैसी मासूम की मासूमियत छीन कर उसे जीवन भर का दर्द दे गए। खैर रात बहुत पेचीदा मामला आया हॉस्पिटल में, जिसको मुझे ही देखना था। ख्यालों से बाहर निकल मैं फटाफट अपने रूम में पहुंचकर मरीज की बीमारी के बारे में और डॉक्टर्स के साथ बातचीत में व्यस्त हो गई। मरीज की फाइल पर कुंदन शर्मा नाम न जाने क्यों मन में एक बेचैनी पैदा कर रहा, क्योंकि उसके साथ पिता का नाम बहुत पहचाना लग रहा था। पहले भी इस नाम के कई मरीज आ चुके थे, पर शायद आज वृंदा के बारे में सोच रही थी, शायद इसलिए ऐसा लग रहा हो। मैं डॉक्टर्स के साथ मरीज के रूम में जा पहुंचती हूँ। मरीज को देखते ही कुछ पल के लिए मैं ठिठक जाती हूँ। कुंदन शर्मा? अरे यह तो वही है जिसने वृंदा को धोखा दिया था।
जो आज ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए यहाँ मैं खुद से ही सवाल किए जा रही थी। इनके साथ और कौन है? मैंने नर्स से पूछा। जी, इनकी माँ और पिताजी हैं। सिर्फ माँ पिताजी? और कोई? जी डॉक्टर, 2 बच्चे भी हैं। शर्मा जी अपने परिवार के साथ यहाँ अपने देश में, बच्चे भी साथ। इतना जानते ही मैं वृंदा के बच्चों को देखने के लिए तड़प उठी। सोचने लगी मेरा यह हाल है तो वृंदा जानकर कैसा महसूस करेगी। खैर अभी इन सब बातों का वक्त नहीं था। ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए नर्सिंग स्टाफ को आदेश देकर और कुंदन के परिवार को मेरे केबिन में भेजने को बोल मैं ऑपरेशन के लिए तैयार होने लगती हूँ। शर्मा जी केबिन में आते ही मुझे पहचान लेते हैं। तुम मेरे बेटे का इलाज करोगी? मेरे बेटे को बचा लो बेटा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। आप चिंता मत करिए अंकल जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बस आप भगवान पर भरोसा रखिए, अब सब उसके ही हाथ में है। कुंदन को कुछ ना हो, मैं भी यही चाहती थी। शायद वृंदा के साथ जो किया वो सब सवालों के जवाब चाहिए थे, पर उसके लिए ज़रूरी था कुंदन का ठीक होना। शर्मा जी को दिलासा देते हुए मैं ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दी। कुंदन को अंदर ले जाया गया था, मैं भी अंदर चली जाती हूँ। मामला बहुत पेचीदा था, कुछ भी हो सकता था, पर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही सब सही हो जाए। आखिर 4 घंटे का अथक प्रयास रंग लाया। ऑपरेशन तो सफलतापूर्वक हो गया। बस इंतज़ार था कुंदन को समय से पहले होश आ जाए तो फिर कोई खतरा नहीं। मैं वहाँ से निकल सीधे अपने रूम में पहुँच कुर्सी पर निढाल होकर गिर पड़ी, जैसे आज मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी हो और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा हो। कुंदन को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। नर्स को एक एक पल की खबर देने को कह मैं और मरीजों को देखने चली जाती हूँ। 1 घंटे बाद कुंदन को होश आ जाता है। किसी को भी न मिलने देने की सख्त हिदायत देते हुए मैं बाहर निकलकर शर्मा जी के पास आती हूँ। इस समय वृंदा के दोनों बच्चे उनके साथ ही थे। बेटी तो हूबहू वृंदा लग रही थी। बहुत सुंदर बच्चे थे दोनों। मेरे साथ आइए शर्मा जी को बोल अपने केबिन में आ गई। शर्मा जी, कामिनी जी और बच्चे भी साथ थे। अंकल जी, ऑपरेशन अच्छा हुआ। अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग घर जाइए बच्चों को लेकर। आप दीप्ति को यहाँ भेज दीजिए, बस एक व्यक्ति बहुत है यहाँ। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा था, दीप्ति को साथ न देख सच्चाई जानने के लिए। मेरा इतना बोलना था कि कामिनी जी फपक फपक कर रो पड़े। अरे संभालिए आप अपने आप को, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं माफ़ी चाहती हूँ। कामिनी जी बोली, नहीं तुमने गलत नहीं कहा, हम अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। दीप्ति हमारे साथ नहीं रहती। उसने 8 साल पहले ही कुंदन को तलाक देकर किसी और से शादी कर ली। कुंदन यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। न किसी से बात करना, न हंसना बोलना। दिन रात तनावग्रस्त रहने के कारण ब्रेन में खून का थक्का जम गया जो ट्यूमर में बदल गया। ओह, बहुत बुरा लगा मुझे यह जानकर। कोई माँ अपने इतने प्यारे बच्चों को कैसे छोड़ सकती है भला? कुंदन का न सही बच्चों के बारे में तो सोचा होता, उसके बच्चे होते तो सोचती न। अब शर्मा जी ने अपना मौन तोड़ा। बोला, 10 साल पहले बहुत बड़ा पाप किया था बेटा हम लोगों ने। यह सब उसका ही परिणाम है। मैं समझी नहीं, आप खुल कर कहिए। अब शर्मा जी ने धीरे धीरे वृंदा के साथ किस तरह उन्होंने धोखा किया था सब बताया। 8 साल से वृंदा को ढूंढ रहे हैं, एक बार मिल जाए तो माफ़ी मांग ले। उसकी अमानत मुन्नी और टिक्कू सौंप दे, पर वो कहीं नहीं मिली। शायद उससे मिलने के बाद कुंदन भी फिर से पहले जैसा हो जाए। मैं अब पूरी तरह आश्वस्त हो गई थी। वृंदा की खुशियाँ लौट आई है, बस अपने मन की तसल्ली कर रही थी। वैसे भी मैं चाहती थी जल्दी वृंदा के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे उसकी ज़िंदगी आराम से कटे, क्योंकि मेरी भी शादी होने को है। उसके बाद तो उसे अकेले ही रहना है। आप सभी शाम को मेरे घर ज़रूर आइए, आशा है आप लोग मना नहीं करेंगे। अभी मैं निकलती हूँ। सारे रास्ते यही सोचती रही कि वृंदा अचानक सबको देख क्या करेगी। मैं उसे कैसे बताऊं? मैं शर्मा परिवार से मिलकर आ रही हूँ। उन्हें शाम को घर भी बुलाया है कि चुप रहूं। वृंदा शाम को खुद तय करेगी उसको क्या करना है। मैं उसे अभी कुछ नहीं बताऊंगी। जिस जगह उसकी खुशियाँ लुटी थी आज वही फिर लौट कर आ रही है। भगवान ने वृंदा का दिल दुखाने की बहुत सजा दी है। अब वृंदा की बारी, जो उसका फैसला वो मेरा फैसला। वृंदा जी दीदी आ गई। आप कैसा रहा ऑपरेशन? आप थक गई होंगी, आराम करें, मैं चाय लेकर आती हूँ।
हाँ ले आओ वृंदा, अपने लिए भी। जी दीदी। वृंदा चाय नाश्ता ले आती है। हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। शाम होने को आई। दीदी खाने में क्या बनेगा? कुछ भी बना लेना जो तुम्हारा मन चाहे। तभी माली ने आकर कहा, मैडम जी कोई आपसे मिलने आए हैं। ठीक है अंदर भेज दो। अंदाज़ा सही था, वही लोग थे। मैंने खुद न जाकर वृंदा को भेज दिया। जाओ देखो कौन है, मैं आती हूँ। वृंदा चली जाती है। मैं भी पीछे से आकर छिपकर वृंदा के फैसले का इंतज़ार करने लगी। वृंदा और शर्मा परिवार कुछ क्षण अचंभित हो एक दूसरे को देखते रहे। फिर खामोशी तोड़ते हुए कामिनी जी और शर्मा जी दोनों हाथ जोड़कर वृंदा से माफ़ी मांगने लगते हैं। हमें माफ़ कर दो वृंदा, हमने तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाकर तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे बच्चों को, कुंदन को तुमसे दूर किया। उसकी सज़ा पिछले 8 सालों से भुगत रहे हैं। हमें न सही अपने बच्चों को अपना लो। यह देखो मुन्नी और टिक्कू, लो इन्हें संभालो। वृंदा दौड़कर बच्चों को गले लगाकर बार बार चूमती है। आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। बच्चों को भी शर्मा परिवार ने वृंदा के बारे में सब बताया था, इसलिए वो भी अपनी असली माँ से मिलकर बहुत खुश थे। मैं भी सामने आ जाती हूँ। शर्मा जी मुझसे पूछते हैं, आपको सब पता था कि हमारे और वृंदा के बारे में आपने बताया नहीं, क्यों? वृंदा के लिए नहीं बताया मैंने। कुछ मैं जानना चाहती थी कि यह सही में पछतावा है या फिर कोई छल, इस मासूम को छलने के लिए। सच बताऊं अंकल जी, आप मेरे यहाँ खड़े हैं तो वृंदा के कारण। आप जैसे लोग तो किसी भी तरह की इज्जत के काबिल नहीं होते। मैं वृंदा पर कोई दबाव भी नहीं डालूंगी कि वह आपको माफ़ कर दे। वृंदा का जो मन चाहे वह करे। मैंने तो उसे उसके बच्चों से मिलवाने के लिए ही आपको बुलाया था। दीदी आप कब मिली इन लोगों से? वृंदा ने अपना मौन तोड़ते हुए पूछा। आज सुबह ही मिली, कुंदन के ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के लिए यहाँ लोग आए हुए थे। ऑपरेशन के बाद ही इन लोगों से मुलाकात हुई, तब बातों बातों में सब पता कर लिया। दीप्ति के धोखा देने के बाद इन्हें फिर से तुम्हारी याद आई। कुंदन भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तुम्हारा फैसला हमारा फैसला। वृंदा के बच्चे भी जिद करने लगते हैं साथ चलने के लिए। वृंदा एक बार फिर शर्मा परिवार का हिस्सा बन जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। कुंदन भी पूरी तरह से ठीक हो चुका है, पर वृंदा से फासला आज भी बरकरार है। वृंदा आज भी कुंदन के दिए जख्मों को नहीं भुला पाई, शायद इसलिए उसे अपना नहीं पाई। वो सिर्फ अपने बच्चों की माँ बनकर रहने आई है। कुंदन से जो जीवन भर का दर्द उसे मिला, उससे निकल नहीं पा रही थी, ना ही निकलना चाहती थी, ना कुंदन को पति के अधिकार देना चाहती थी। दोस्तों, इंसान अपने स्वार्थ में कितना गिर सकता है इस कहानी से पता चलता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि शायद नीचे वाला माफ़ कर दे, लेकिन ऊपर वाला किसी के गुनाहों की कभी माफ़ी नहीं देता है। वह उसे सज़ा ज़रूर देता है। और कुंदन और उसके परिवार को अपने किए की सज़ा मिली, और वृंदा को तकलीफ के बाद ही सही अपने बच्चों का प्यार मिला। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।